नमस्कार दोस्तों। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इन दो लाइन के साथ आगाज करते हुए एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमने खत्म किया है और उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम डिस्कशन करने का, जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। केमिस्ट्री 101 चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अनअकैडमी के जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री 101 चैनल हमारा प्यारा सा है, तो आप लोग अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लीजिए और अनअकैडमी का ये प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री 101 सब्सक्राइब कीजिए और आप बेहतरीन टीचर से जुड़िए, जो टॉप के एजुकेटर्स हैं उनसे जुड़िए, जिससे कि आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सके। बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई। बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनकर देश की सेवा कर रहे हैं और अब आपकी बारी है। 2021 के आप जो धुरंधर योद्धा हैं वो लोग आ जाइए और लग जाइए हमारे साथ। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स का है। फुल टाइम एजुकेटर हूं। कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे पसंद करते हैं, मैं उसी वे में पढ़ाता हूं। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी मेड सुपर इजी में हम लोग एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जी। उसी के कंटिन्यूएशन में ही ये है। केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया है हमने और एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर दिए हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। तो जरूरी क्या है कि आपको क्वेश्चन को समझना, उसके एक एक उसके ऑप्शंस का चीरफाड़ कर देना। मतलब कि क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो रहा है, वो एक पूरा का पूरा वो एक चैप्टर डिस्कस होता है। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में जितनी इंफॉर्मेशन ला सकता है वो सारे डिस्कशन यहीं पर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान से देखिए। दिस इज नॉट मियरली कि क्वेश्चन दिया और आंसर बता दिया, हल्का फुल्का ट्रिक बताया, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन है, एक एक जो उसके ऑप्शंस हैं उनके बारे में पूरी पूरी नॉलेज है। तो जरूर देखना बच्चों, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ये पूरी सीरीज ही बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगी अनडाउटेडली। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्टडी है, यानी आप कहीं पर भी कितने भी टाइम के लिए भी जैसे चाहे वैसे पढ़ाई कीजिए। सेल्फ असेसमेंट आप अपना खुद कर सकते हैं। कैसे? लाइव क्विज इन्वायरमेंट आपको मिलता है, लगातार लाइव क्लासेस, लाइव क्विज अटेम्प्ट कीजिए। अटेंड करने के साथ साथ आपको बहुत सारे उसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो टाइम बाउंड करते हैं आपको। इससे आपकी क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट बढ़ती है। ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे इस पे ज्वाइन करते हैं, जिसलिए आपको ऑल इंडिया लेवल पे रैंक मिलता है अपना। पोलिंग करते हैं आप, पोलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो लीडर बोर्ड पे आपका नाम आता है, तो वो भी आपको इंकरेज करता है कि किस तरह से आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं। आप अपना मेंटर सेलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं अनअकैडमी में। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपना एजुकेशन लेते हैं बच्चों, घर बैठे बैठे। आप इंडिपेंडेंट हैं, एक से ज्यादा टीचर को, एक ही सब्जेक्ट के एक से ज्यादा टीचर चुनने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, उसी फी स्ट्रक्चर में। आपको कोई भी टीचर आप पे फोर्स नहीं किया जाता कि आप इन्हीं से पढ़िए, ये बहुत शानदार बात है। आपको एक टारगेट बैचेस भी दिखते हैं जिसमें टीचर्स का ग्रुप मिलकर के अपना बैच चलाता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलता है बच्चों। और क्वेश्चन पूछने में जो हेजिटेशन होता है क्लास में, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए गए हैं कंफ्यूजन के, वो सिंबल टच कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्लिक कीजिए और लाइव सेशंस में ही फोटो भेज दीजिए। टीचर उसको एंटरटेन करते हैं और तुरंत आपको आंसर मिलता है। तो इससे बेहतरीन तरीका और कुछ और नहीं हो सकता क्वेश्चन पूछने का। और आपको पूरे सेशन की टीचर की हैंड राइटिंग से जो बोर्ड पर वो लिखते हैं, एक एक चीज जो लिखी जाती है टीचर के द्वारा, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलती है और एक एक चीज जो बोली जाती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। इसके बाद क्या चाहिए? आप दोबारा जब वीडियो सुनते हैं तो उसका नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ तो मिल ही रहा है बच्चों, परफेक्ट होता है, ये बहुत बढ़िया होता है स्टूडेंट के लिए। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गार्जियन होते हैं वो बच्चों को बाहर भेजते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे तो इनसिक्योरिटी होती है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। बाहर जाएंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे, किस तरह से उनकी हाइजीन होगी, यहाँ पे वो कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठ के बेस्ट आप दीजिए उनको। आप डरते हैं पेरेंट्स की बाहर जाएगा बच्चा तो कहीं बैड हैबिट अडेप्ट ना कर ले, इसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। तैयारी करने के लिए बाहर भेज करके बच्चों को हैरेसमेंट से बचाइए, क्योंकि बच्चे बाहर जाके तैयारी नहीं करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। घर पे वो सारा एनवायरमेंट आप देख करके तैयारी करा सकते हैं। बाद में बच्चा जाएगा बाहर, सोशल डेवलपमेंट करेगा, बाद में सोशल डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। लेकिन अभी जो है तैयारी करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में भेजने की जरूरत नहीं है। घर बैठ करके बेस्ट एजुकेटर से अपना काम कराइए।
घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, और दूर दराज जाकर के आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, बहुत ही वाहियात है। बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दीजिए अनअकैडमी के साथ। घर पर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं, कन्वेंस में, लॉजिंग में, फूडिंग में कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं। बच्चों विश्वास मानिए, गार्जियंस विश्वास मानिए, रहने और खाने का खर्चा फीस से कहीं ज्यादा करते हैं। ये मैंने देखा है अपने पूरे एक्सपीरियंस में। आजकल तो कोरोना चल ही रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिजीज होती हैं, कंटेंजेंट डिजीज होते हैं, उससे दूर करने हैं। टेंशन नहीं है आपको, यहाँ पे कैरियर काउंसलर का अलग से, बच्चे अपना कैरियर काउंसलिंग अनअकैडमी पर ही करते हैं बहुत शानदार तरीके से। फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है कोचिंग में जाकर के, बड़ी कोचिंग में जाकर के बड़ा अमाउंट एक साथ पे करने की। यहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 12 महीने, 24 महीने आप ईएमआई दे सकते हैं, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई आपको मिलती है। 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पे एक पैसा इंटरेस्ट नहीं देना है। एक्सट्रीमली लो फी स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे तो आपको मुस्कुराएंगे कि इतने कम में भी क्या हो सकता है। यस, हो सकता है। अनअकैडमी ने किया है। अनअकैडमी के फाउंडर मेंबर गौरव मंजाल जी और रोमन सैनी जी ने ये करके दिखाया है। इसका एंजॉय कीजिए बच्चों। यहां पर आप मेरे साथ जुड़ते हैं केमिस्ट्री 101 चैनल पे, यूट्यूब के, जिसपे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सारे डाउट्स लिखिए, मैं उसको दूर करूंगा। आपको कोई सेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप लिखिए, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, और लाइव सेशन भी ले सकता हूं उस पर। आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी ऐप पर, और मेरे सारे फ्री स्पेशल क्लासेस उसको देखिए। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री 101 पर, और टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे सारे क्लासेस के बारे में। कैसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप। आप सारे क्रेडेंशियल भरिए उसमें, जो कि आपका फोन नंबर वगैरह है भरिए, उस पर ओटीपी आएगा, आपका रजिस्टर हो जाएगा। आप अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए, नीट यूजी हो सकता है, आईटी हो सकता है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, वहां पर अपना कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे आप, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जब तक आपको चाहिए तब का। नीचे आएंगे तो अप्लाई कोड का एक ऑप्शन होगा, उसमें आप भरेंगे AM001, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप अपना सेलेक्ट कीजिए अपना चॉइस ऑफ पेमेंट मेथड। नो कॉस्ट ईएमआई बेस्ट है, उसको चुनिए। नो कॉस्ट ईएमआई में आपको 12 महीने के लिए एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 महीने के टुकड़ों में बढ़ जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन इसीलिए है बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का। आप मेरा कोड यूज करेंगे और 34,650 रुपए, जो कि 12 महीने का है, और 6 महीने का जो है 25,200 रुपए में, इस पे 10% का तुरंत डिस्काउंट पाएंगे, तुरंत का तुरंत, मेरा कोड AM001 यूज करके बच्चों। ये आप करेंगे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उनके लिए है जिन्हें एक प्रॉपर केयर चाहिए, जो टेस्ट एनालिसिस करता रहे कोई इसका घर पर बच्चों का। तो घर पर ना करके आपके साथ अनअकैडमी ने आपको एक पर्सनल कोच अलॉट करेंगे। वो बहुत अच्छे एग्जाम के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इनको एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए हैं, और वो बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो पर्सनल कोच उनके लिए होता है, और स्टडी को प्लान करते हैं, बाई वीकली रिव्यू करते हैं, और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत शानदार है ये। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर ज्यादा लगता है, लेकिन जो मिलता है वो अतुलनीय है। तो 10% इसमें भी आपको मिलेगा डिस्काउंट, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड AM001। यही नहीं, आप अपने जानने वालों को, जो भी बच्चे 6 से लेकर 12 तक हैं, उनके भी अगर एडमिशन लेते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं। न केवल नीट यूजी के लिए, जितने भी कोर्सेस हैं सबके लिए मेरा कोड एप्लीकेबल है। बच्चों, ये सारी बातें हो गई। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है बच्चों, क्वेश्चंस हैं केमिकल बॉन्डिंग के। क्वेश्चंस हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के। तो हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 स्पीसीज हैविंग द सेम ज्योमेट्री। चलिए, आपको 2 मिनट मिल रहा है। कौन सा ऐसा है, जरा मुझे कमेंट पे तुरंत फटाफट कीजिएगा। 2 से 3 मिनट आपको चाहिए इसमें, इसलिए सॉल्व करके भेजने के लिए। वैसे तो फटाफट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीसीज। इसके लिए आपको सारा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, किस तरह से इस पर अप्रोच करेंगे सब बताऊंगा। पहले वो बच्चों के लिए जो बच्चे जानते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए 2 मिनट मैं देता हूं।
चलिए अब मैं बताता हूं किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री की बात कर रहा है। मैंने आपको बार बार बताया है, समझाया है कि ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेप या ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये दो बातें होती हैं। शेप ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक ही बात है और अरेंजमेंट एक बात है। अरेंजमेंट जो होता है बच्चों वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करता है और वही हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। ये जो है लोन पेयर से अफेक्टेड होता है, लोन पेयर से अफेक्टेड होता है। कौन? शेप ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एक ही बात है तीनों। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने का तरीका मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। बॉन्ड पेयर होते हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो अगर मैं किसकी बात करूं, इसकी BF4 की बात करूं, फिर मैं सल्फेट की बात करूंगा, फिर मैं XeF4 की बात करूंगा, फिर मैं PH4 की बात करूंगा। चलिए BF4 माइनस की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर इज नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4। लोन पेयर के लिए आप सेंट्रल एटम लिख लीजिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक बात ध्यान रहे, अगर कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा देना, अगर 2 नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा देना, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देना सेंट्रल एटम के ऊपर से। यहां पे देखिए BF4 माइनस है, एक माइनस चार्ज है, तो लोन पेयर, तो हमारा जो लोन पेयर होगा उसको निकालने के लिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देते हैं क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करो, आप देखो कि सराउंडिंग एटम कौन लोग हैं और उनको कितना इलेक्ट्रॉन की भूख है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन है जिनको 1-1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन ने क्या किया, 1-1 इलेक्ट्रॉन खा लिया। बचे कितने? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि टोटल कितने हो गए? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है ना। और लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप क्या हो गया? शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए बदलेगा ही नहीं, जो बेसिक होगा वही है। तो 4 बातें आपको यहाँ पे देखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। 2 चीजें हो गया, आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, आपको शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, और यही अरेंजमेंट भी होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट और शेप एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। SO4 में बॉन्ड पेयर कितना है? साफ साफ दिख रहा है 4 बॉन्ड पेयर। हाँ, ये बात ध्यान रहे कि सराउंडिंग में चाहे जो भी एटम हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी एटम हो, जितने सराउंडिंग एटम होंगे वही क्या होगा उसका? क्या होगा बच्चे? वही उसका होगा बॉन्ड पेयर, वही उसका होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। लोन पेयर कैसे निकालेंगे ये समझिए। लोन पेयर क्या होता है आपको मैंने बताया, सल्फर लिखिए सेंट्रल एटम, इसके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर 16 ग्रुप का है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये 8 हो गए, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से, सल्फेट के पास, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 ऑक्सीजन है इसके सराउंडिंग में। ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की भूख है, 2-2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, खाना चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घेर दो, ऐसे ऐसे कवर कर दो, सर्कल कर दो, सारे के सारे ऑक्सीजन खा गए, 4 ऑक्सीजन ने ये सब इलेक्ट्रॉन खा गए। लोन पेयर मिल गया कितना? 0। लोन पेयर कितना हो गया बच्चे? 0। तो ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, साफ साफ दिख रहा है, और टेट्राहेड्रल है, क्योंकि कोई भी इसके पास टेट्राहेड्रल, कोई भी इसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अलग, हाइब्रिडाइजेशन और शेप अलग अलग हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? लोन पेयर। चलिए XeF4 की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर बताओ फटाफट, सीधा 4 बॉन्ड पेयर, एकदम कुछ करना ही नहीं है।
लोन पेयर बता दो, ऐसे आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओगे, थोड़ा तेज हो जाओगे। लोन पेयर कितने, देखो Xc के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Xc नोबल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं लिख रहा हूं तब टाइम लग रहा है ना, वैसे टाइम नहीं लगेगा। 8 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन कितना चाहिए, एक एक चाहिए, 8 में से 4 हटा दो, एक एक खा गया, बचा 4 यानी 2 पेयर। तो लोन पेयर कितने होंगे, तो सीधे आप कर सकते हो 2। अब आप लेमन तरीके से कर लो, फ्लोरीन 4 है तो एक एक फ्लोरीन को एक एक चाहिए, एक फ्लोरीन को एक, एक फ्लोरीन को एक, एक फ्लोरीन को एक, एक फ्लोरीन को एक, 4 फ्लोरीन थे, 4 खा गए, कितने बचे, 2 पेयर्स ऑफ लोन बच गए, लोन पेयर है ना, लोन पेयर्स 2 बच गए, तो लोन पेयर 2, 4 2 6 का कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखो 4 + 2 का कॉम्बिनेशन है, टोटल है 6 यानी sp3d2, 6 लोग है ना, तो sp1 p2 p3 d1 d2, तो sp3d2 6 के लिए, तो 6 पेयर्स के लिए ये बात ही हो गई sp3d2। बेसिक ज्योमेट्री या ये पहला वाला चीज, पहली वाली चीज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल यानी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगा जो पूछा गया है, क्योंकि ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप या ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो लोन पेयर पे डिपेंड करता है। तो 2 लोन पेयर हैं और आपका जो, तो आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के लिए अरेंजमेंट क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी स्क्वायर में 4 लोग लगे होंगे, 1 लोग ऊपर लगे होंगे, 1 लोग नीचे लगे होंगे, है ना बच्चों। और ये स्क्वायर बाई पिरामिडल में लोन पेयर कहां पे आता है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं। स्क्वायर बाई पिरामिडल जो कि 6 वाला कॉम्बिनेशन है, उसमें लोन पेयर एक्सियल पर आता है। इन जनरल अगर उस पर सब लोग लगे हुए हैं, जैसे SF6 है, यानी सब पर कोई ना कोई लगा हुआ है, तो सबके बॉन्ड बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई लोन पेयर आता है तो जो हमारा बीच वाला है वो छोटा हो जाता है, यानी एक्सियल जो है वो छोटा हो जाता है, और हमारे जो इक्वेटोरियल 4 है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। और जो हमारा एक्सियल है, हमारे इक्वेटोरियल लंबे हो गए और एक्सियल छोटे हो गए। जब लोन पेयर आता है तो अभी सब बराबर, अभी जैसे मान लीजिए यहां पर A लिखा होता और सब जगह B लिखा होता, सब जगह B लिखा होता बच्चों, तो AB बॉन्ड लेंथ सब जगह बराबर होता। लेकिन अभी क्या है, XeF4 में बच्चों, XeF4 में 2 लोन पेयर हैं, तो यहां पे F जो है ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ रहा है, और हमारा जो लोन पेयर है वो छोटा सा है। दोनों लोन पेयर क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी हमारा जो XeF बॉन्ड है वो क्या है, अगर कोई लगा होता, मान लो XeF5 होता सपोज करो, तब वहां पर ये जो अगर हमारे किसी एक ही पर, किसी एक एक्सियल पर कोई होता तो वहां पर वो छोटा होता। तो बात समझिएगा कि लोन पेयर कहां आएंगे, एक्सियल पर। लेकिन जब 5 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी 5 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तब लोन पेयर कहां आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। यहां पर इक्वेटोरियल पे नहीं है, यहां पे एक्सियल पर है। तो ये बात हमेशा बार बार बोलता हूं, ध्यान रखिएगा। लोन पेयर कहां आता है, लोन पेयर कहां आता है, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो लोन पेयर आता है कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल पर, क्योंकि उसके पास S कैरेक्टर ज्यादा होता है और बॉन्ड होते हैं छोटे, इसलिए लोन पेयर को स्ट्रांगली पकड़ सकता है कोई एक एटम, क्योंकि लोन पेयर जो है किसी एक ही न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, एक ही न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है ना, इसलिए उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उस न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग होने के लिए उसके पास परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो एक्सियल होते हैं, एक्सियल वाले, उसमें परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो लंबे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आना है, अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आना है तो वो एक्सियल पोजीशन पर आएगा और एक्सियल पोजीशन पर आकर लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन आ गया, तो अगर कहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों प्रेजेंट हैं, किसमें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, तो क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा आपका किस पर, एक्सियल पर आएगा, है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर होंगे इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए pH4 की बात करते हैं। फास्फोरस में बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, लोन पेयर जो है बच्चे वो क्या है, लोन पेयर है वो क्या है, लोन पेयर के लिए फास्फोरस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया है तो उसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन मिटा दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिटा दूंगा। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खा के खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब फास्फोरस के पास क्या बच गया, फास्फोरस के पास देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस 5 थे और 5 में से 1 चला गया,
5 में से 1 चला गया, देखिए इसमें 5 में से 1 चला गया, बचे 4 ही बचे ना इसके पास, 4 ही बचे और चारों को कौन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। तो बॉन्ड, तो लोन पेयर कितना बच गया बच्चों, 0। तो ये sp3 है और टेट्राहेड्रल है। तो इसमें से ऑड कौन है? तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन था, सीधे आंसर कर सकते थे हम लोग सीधे, लेकिन मैंने क्या किया, सब कुछ बताया है आपके बारे में, इसके बारे में, जिससे कि कोई भी बच्चा बार बार ये देखे और उसको रट जाए, चीजें समझ में आ जाए, रिफ्लेक्स हो जाए, रटाना नहीं है, रिफ्लेक्स आ जाए किसी भी नए क्वेश्चन के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बार बार इसलिए मैं बताता रहता हूं। चलिए, थोड़ा समय जाता है मेरा, मुझे थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो आप बच्चों को सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है और उनका टाइम बचाने के लिए, आप बच्चों का टाइम बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा सा समय लग जाए तो मैं उसको कंपनसेट करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो आप देख रहे हैं अदर 3 से ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट है इसी की। इसमें बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 2 है, जिसमें इसका क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों गायब हो गए, दोनों में लोन पेयर आ गया, तो इसका स्क्वायर प्लेनर है, बाकी का टेट्राहेड्रल है। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज सी बच्चे। आई होप आपने एंजॉय किया हो क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच, आपको इस क्वेश्चन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cn+ इज, विच इज मोस्ट आयनिक। ये क्वेश्चन करते हैं, विच इज मोस्ट आयनिक। क्वेश्चन करिए, विच इज मोस्ट आयनिक, बताइए। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आयनिक के लिए देखना है, फॉर मोस्ट आयनिक। देखिए मैं आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि आयनिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, लेफ्ट मोस्ट एंड लोअर मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट एंड लोअर मोस्ट जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, ठीक है ना। लेफ्ट, अगर यहां पे ऐसे देखते हैं, अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो ये वाला कोना जो होता है वो मोस्ट आयनिक होता है, लेफ्ट लोअर मोस्ट, ठीक है ना। और ये वाला वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है, ठीक है ना। अगर ये देखा जाए तो मतलब मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, सॉरी मेटेलिक होता है और ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है। और इनके बीच में जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जबरदस्त आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से मोस्ट आयनिक कौन सा होना चाहिए, P2O5, MnO, CrO3 और MnO7।
MnO7, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखिए P2O5 जो है ये तो फास्फोरस यहीं पर है, ऊपर ही है, नाइट्रोजन फास्फोरस, और ऑक्सीजन यहीं पर है, तो इनमें तो बहुत क्लोज है रिलेशन, तो यहां पर इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, ठीक है बच्चों। अब आता है MnO में, MnO और Mn2O7 और CrO3, ठीक है। ये मैंगनीज, क्रोमियम, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। फिर आता है आपका मैंगनीज 21, 22, 23, 24, 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल, कॉपर, जिंक, ये डी ब्लॉक है। क्रोमियम और मैंगनीज की बात कर रहे हैं जो कि बहुत पास पास है और इनका रेडियस भी बहुत क्लोज होता है, बहुत पास पास, ठीक है। सबसे आयनिक की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो मोस्ट आयनिक के लिए सोचिए इसमें। अब हमको यहां देखना होगा कि इनका चार्ज क्या है इनके ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी कैटायन पर उतना वो कोवलेंट होता जाता है, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि आपने फजान रूल पढ़ा होगा कि जो किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर एनायन फेवर कोवेलेंसी इन एनी आयनिक कंपाउंड। तो अगर फेवर कर रहा है कोवेलेंसी को, यानी क्या करेगा, उस पे क्या होगा, आयनिक नेचर कम होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो P2O5 हमारे पास है, और P2O5 तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, P2O5 इसका डिस्कार्ड कर दिया। और क्या क्या है, MnO है, CrO3 है और Mn2O7 है। तो इसमें हम लोग क्या निकाल लें, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इस पर चार्ज निकाल लिया जाए। तो जरा बताइए क्या क्या चार्ज होगा बच्चों, जरा बताइए क्या क्या चार्ज होगा। बताएंगे चार्ज, Mn इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों मेरे, Mn पे चार्ज कितना आएगा, +2, यस +2, इट इज +2। +2 और यहां पर +7 आ जाएगा जी, देख लीजिए साहब साहब, यहां +7 आएगा, यानी बहुत छोटा हो गया ये, और जितना छोटा होगा कोवेलेंसी बढ़ती चली जाएगी। और इस पे +6, तो साफ साफ क्लियर है, जैसे मैंने बताया, स्मॉलर द कैटायन मोर द कोवेलेंसी, इजी बात, एकदम इजी बात, समझिएगा ध्यान से। स्मॉलर द कैटायन मोर द कोवेलेंसी, P2O5 में भी इस पे +5। तो सबसे बड़ा कैटायन इसमें कौन होगा, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कैटायन कौन होगा, देखिए बताइए। तो हमारा हमको चाहिए क्या, सबसे ज्यादा आयनिक, सबसे ज्यादा आयनिक चाहिए, यानी सबसे बड़ा कैटायन चाहिए। तो हमारा जिसपे चार्ज सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा उन बातों को, कुछ बातें लिख रहा हूं, उन बातों को ध्यान दीजिए। चलिए, सॉरी क्वेश्चन दूसरा आ गया, मैं ही भी लिख रहा हूं। स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन favor covalency in an ionic compound। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंसी को फेवर करता है स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन। चलिए ये बात हो गई। अब समझिए, मोर द चार्ज on cation, smaller will be the size, and vice versa for anion। यानी एनायन पे जितना चार्ज होगा वो साइज बड़ी होती चली जाएगी। यानी कैटायन का, यानी अगर आप ऐसे आप कह सकते हैं कि फॉर कोवेलेंसी greater the charge on cation and anion, greater will be the covalency। कुछ कुछ सुनने में उल्टा लगता है,
कि ज्यादा चार्ज होगा तो वो ज्यादा आयनिक होगा, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन समझिए बच्चे ध्यान से, कटायन पे चार्ज ज्यादा है तो कटायन छोटा होता चला जाएगा। सोडियम आयन इज स्मॉलर देन द सोडियम, Fe2+ is smaller than Fe, and Fe3+ is smaller than the Fe2+. Mn+7 is smaller than the Mn2+. तो बहुत प्यारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज ज्यादा है किसी कटायन का तो साइज छोटी है, और चार्ज ज्यादा है किसी एनायन पर तो साइज बड़ी है, और दोनों ही बातें कोवैलेंसी को फेवर करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कटायन और एनायन की चार्ज बढ़ती जा रही है तो यानी वो क्या हो रहे हैं, कोवैलेंट होते चले जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही देखना था हमें कि उस पर चार्ज, देखिए P2O5 बहुत क्लोज है और +5 भी है फास्फोरस पे, तो वो आयनिक नहीं होंगे। मैंगनीज मेटल है और ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, क्रोमियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैंगनीज मेटल है, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है। तो यहां पर बात चलेगी क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल में क्या होगा, थोड़ा सा उसमें उतनी बात नहीं है, उसमें कोवैलेंसी, क्योंकि नॉन मेटल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, दोनों की शेयरिंग का नेचर होता है। और आयनिक बॉन्ड के लिए गिव एंड टेक बात होनी चाहिए, आपस में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो कमेंट बॉक्स में अपने आप एक्सप्रेशन को मुझे दिया कीजिए, जिससे भी डाउट्स पूछा कीजिए, जैसे कि मुझे लगे कि हाँ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछना। लाइव टेलीकास्ट में, लाइव में, जैसे आप लाइव चैटिंग कर रहे हैं तो लाइव का जो चैटिंग का जो रहेगा वो मुझे पहुंचता नहीं है। आपके कमेंट में जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो मुझे पहुंचेगा, मैं वहां पर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। जब कभी आप पढ़ते हैं, चाहे वो लाइव सेशन हो या वो प्रीमियर सेशन हो, तो आप अपने नोटबुक को साथ में लिया कीजिए और उसमें क्वेश्चन लिख लिया कीजिए। जो डाउट हो, डाउट को साथ में जरूर लिख लिया कीजिए और उस डाउट को फिर कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए लिख करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह की पढ़ाई करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग, which of the following option with respect to increasing bond order is correct? increasing bond order चाहिए हमको, तो बताइए जरा। आपको समय देता हूं मैं 2 मिनट, आप बताएंगे इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या सही है। चलिए मैं बताता हूं आपको, आप क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट? देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको तरीका बताया था कि 2 चीजें होती हैं। एक होती हैं लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक की, और एक होती है ऑक्सीजन से लेकर के नियॉन तक की, जिसमें मैंने बताया आपको सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ऐसे भरोगे आप।
सिग्मा 2s, ये इंक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सिग्मा 2s होते हैं, फिर सिग्मा स्टार 2s होते हैं। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों जो बन रहे हैं ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, पढ़ा चुका हूं। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, ये भी बता चुका हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मरते हैं तो उतने ही संख्या में, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा करते हैं, क्योंकि वो दो एटम्स मिलकर के बन रहे हैं। तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल बन रहा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो रहे हैं। तो ये 1s से अगर 1s का एक ऑर्बिटल और 1s का एक ऑर्बिटल मिल रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और सिग्मा बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे? बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से 2s के लिए सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो बात समझना, जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, ये बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात है। ये बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे वो यहीं पर सीख जाएंगे। तो आप समझिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मरते हैं, यानी कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करने जा रहा है, दो एलिमेंट आपस में जुड़ने जा रहा है, तो उसके ऑर्बिटल्स, उसके ऑर्बिटल होंगे ना। हर एटम के अपने ऑर्बिटल होते हैं। 1s इसके पास भी है, 1s इसके पास भी है। तो जब 1s ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसको बोलेंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग। दो तरह की चीजें होती हैं। जो स्टार वाला, जो एंटी बॉन्डिंग होता है, वो जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी साई ए माइनस साई बी। साई क्या होता है? इनका वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह चलते हैं। तो आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे आप कि जब वेव जो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? मान लीजिए कोई एक वेव ऐसे चल रही है तो दूसरी वेव अगर ऐसे आ जाए, ऐसे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये है डिस्ट्रक्टिव, ये है डिस्ट्रक्टिव। ये क्या करेगी? खत्म कर देगी। लेकिन अगर कोई वेव ऐसे चल रही है, उस पर दूसरी वेव ऐसे ओवरलैप कर जाएगी, तो क्या करती है? कंस्ट्रक्टिव, यानी इसको और बड़ा कर देती है, इसको और एम्पलीट्यूड को बड़ा कर देती है ना। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो कंस्ट्रक्टिव और ये कंस्ट्रक्टिव। तो साई ए माइनस साई बी जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, और साई ए प्लस साई बी ये है कंस्ट्रक्टिव। इसी से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। ये बनाता है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है बच्चों। तो छोटा सा आपको क्लियर, यहां पे क्लियरेंस मिल गया होगा अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ज्यादा बड़ा चाहिए भी नहीं, इतना आपका बहुत है। तो बॉन्डिंग कब बनता है? जब वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं, साई ए प्लस साई बी। जब वो एंटी बॉन्डिंग कब बनता है? वही ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। चांस तो बन सकता है ना बच्चों, दो तरह का। तो जब वही एस के इलेक्ट्रॉन, यानी 1s का जो ऑर्बिटल है, जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाता है तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और बॉन्डिंग चूंकि वो क्या हो रहा है? बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी कम हो जाती है उसकी। क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी जब कम होती है तो बॉन्डिंग को फेवर करती है। कोई चीज स्टेबल कब है? जब वो एनर्जी कम हो जाता है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है। और एंटी बॉन्डिंग वाला, अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कर रहे हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। दोनों की एनर्जी मिला दोगे तो जो एटम के ऑर्बिटल्स हैं उनकी दोनों एनर्जी का सम, और जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाले बन रहे हैं इनकी एनर्जी का सम बराबर आएगा। एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अब थोड़ा सा और हायर लेवल पे गए, यानी सेकंड शेल में आ गए। तो सेकंड शेल में 2s भी है और 2p भी है। इतना ही पढ़ना होता है आप लोगों को। तो 2s जब मिलेगा, 2s इसका दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, देखिए सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आते हैं 2p के पास 3, 2 के पास px py pz एंड px py pz। तो टोटल 3 6 हो गए। 6 में 3 जो होंगे वो बॉन्डिंग वाले होंगे, जो नीचे होंगे, और 3 जो है एंटी बॉन्डिंग होंगे, ऊपर होंगे। आप ये समझ रहे हैं। इसका 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, समझिएगा। जो लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक होता है उसमें क्या होता है बच्चे? px और py आप जानते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। और pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसको बोलते हैं पाई 2p x एंड पाई 2p y, यानी पाई बॉन्ड बना रहा है कौन? 2px मिलकर के, इसका 2px और दूसरे का 2px मिलकर के बना रहे हैं। आपको मैंने ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें मैंने पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप सिखाया था। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब दोनों का प्लस प्लस ओवरलैप कर रहा है। नेगेटिव का मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस। और जीरो ओवरलैप का मतलब जैसे px और py आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो px ऐसे है और py ऐसे आएगा।
पी एक्स ऐसे मान लो है, पी एक्स ऐसे है, पी वाई ऐसे आ रहा है, तो ऐसे जीरो ओवरलैप होता है। एस और पी का मान लीजिए ये पी है और एस ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो वो जीरो ओवरलैप कहलाता है। मैं उसको भी यहाँ पे समझा देता हूं छोटे से कोने में। अगर ये एस है, इसका एक्सिस मान लीजिए ये है, और पी ऐसे आ रहा है इस तरह से, तो ये जीरो ओवरलैप कहलाता है, जीरो ओवरलैप। ठीक है, जीरो ओवरलैप। तो मैं आपको प्लस माइनस और जीरो ओवरलैप सिखा चुका हूं, ये आपने रिकॉर्डिंग वीडियोस में देख लीजिएगा। और प्लस क्या होता था, प्लस ओवरलैप, इसका प्लस माइनस, और मान लीजिए इसका प्लस इसका माइनस, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है बच्चे, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस है ना, ये देखिए इसका प्लस इसका माइनस होता है, इसको नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं। इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें डेंसिटी, इसमें क्या होता है पॉजिटिव वाले में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिससे कि वो बाउंड करने में, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो दोनों का क्या करेगा, पकड़े रखेगा दोनों को, ठीक ना। और इसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर दूर छटक जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। बीच में क्या होता है, नोडल प्लेन आ जाता है, जिससे कि उनको बांधे रखने में दिक्कत होती है, वो बांध नहीं पाते, उतने अच्छे से बांध नहीं पाते। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, वीडियो देखिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे समझ गए पॉजिटिव ओवरलैप में क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव ओवरलैप में प्लस और प्लस आपस में या माइनस माइनस आपस में ओवरलैप करते हैं, जिससे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है न्यूक्लियस के, दो न्यूक्लियस के बीच में, जो उनको बांधे रखने के लिए जरूरी होता है, अच्छा होता है। ठीक है, माइनस ओवरलैप में, नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है कि प्लस माइनस आपस में मिलते हैं, जिससे कि बीच में नोड बन जाता है। बीच में नोड बनने का मतलब बीच में ऐसा जगह आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, नहीं रहती है, तो आपस में इंटरेक्शन नहीं होता। जीरो ओवरलैप पे तो कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ये बात होती है। मान लीजिए ये ऊपर प्लस है, ये नीचे माइनस है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन है नहीं जीरो ओवरलैप पे। या फिर क्या आप पी एक्स ले लीजिए और पी वाई ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए एक एक्सिस ऐसा है और एक पी ऐसे ले लीजिए, तो ये भी क्या होंगे, ये भी जो होंगे ये भी ओवरलैप नहीं करेंगे, जीरो ओवरलैप करेंगे। यही बात बता रहा था आपको, ठीक है बच्चों। तो 2px और इसका 2px, एक एटम का 2px दूसरे एटम के 2px से ओवरलैप करेगा, एक एटम का 2py दूसरे एटम के 2py से ओवरलैप करेगा, एक एटम का 2pz, ये 2p, अब ये देखिए सिग्मा, अब ये सिग्मा बनाएंगे, सिग्मा 2pz बनाएंगे, यानी pz आपस में, मैं बता चुका हूं आपको, फिर बताता हूं कि pz जो होता है उसको कन्वेंशनली मान लिया गया है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला p सिग्मा बॉन्ड। तो p के पास तीन है, px py pz, तो pz जो होता है बच्चों वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा 2pz। अब इसके बाद सिग्मा पाई स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px, इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई वाले की, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार टॉप पे सबसे ज्यादा सिग्मा 2pz। कोई पूछता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो सिग्मा स्टार 2pz की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ये बच्चों हो गया किसके लिए, किसके लिए, लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन N2 तक के लिए। अब इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, बस इसकी पूंछ नीचे खींच दो, मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, जगह थोड़ी कम हो गई है, तो देखिए एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, और ये जो सिग्मा 2pz है वो भी नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। और ये पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया किसके लिए, ये सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये सिग्मा 2s, सॉरी ये सिग्मा 1, हाँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है बच्चों, सिग्मा स्टार 2s। और ये सिग्मा 2pz यहां आ गया, ये पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। बच्चों ये N2 तक के लिए, Li2 से लेकर के N2 तक के लिए होता है, और ये O2 से लेकर के Ne2 तक के लिए होता है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या करते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर का पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर बताइए, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है समझिए, बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, अब आप C2 जैसे देखिए आप में हेट्रो एटॉमिक आपके कोर्स पे नहीं है, जैसे NO CO आपके कोर्स पे नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, समझिए। C2O2 और He2 इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो He2 ले लीजिए, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं? He2 प्लस में देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहां तक आएगा। ठीक है बच्चों, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s तक ही इसकी आयु खत्म हो जाएगी, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब मैं आपको बताया हूं कि ये पैरामैग्नेटिक, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये इसमें आप पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं, जिससे कि आप मैग्नेटिक करेक्टर बता सकते हैं। जब आप भरेंगे इसको तो इसमें हमेशा हम लोग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड हुंड्स प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिससे कि हमको ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जैसे ये और ये बराबर है, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बगल वाले में आएगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, यानी जो px py है ना, ये बराबर है एनर्जी में। उनको दूर दूर में लिखा हूं, लेकिन वो एक ही लेवल पे है। अगर एनर्जी का डायग्राम देखते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों में भरेंगे, तब फिर पेयरिंग होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं, वही जो गोला वाला बताया मैंने आपको। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 है ना बच्चे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, सॉरी 0.5। तो हीलियम का कितना आ गया? 0.5। हीलियम का कितना आ गया? 0.5। चलिए अब हम लोग बात करते हैं C2 की। C2 की बात करते हैं। तो C2 में 6 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 2 4 2 6 2 8 और ये 12, क्योंकि कार्बन जो है पहले है, कार्बन जो है नाइट्रोजन से पहले है। तो देखिए ये वाला जाएगा, सॉरी ये वाला है ना, कार्बन के लिए ये वैलिड है। तो ये वाला आप बना लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना कार्बन में कितना चाहिए? 6 6 12। हाँ ठीक है, 9 10 11 12। देखिए मैंने ऐसे भरा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो सिग्मा 1s, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 एंड पाई 2py2, और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, और यहाँ पे ये बराबर लिखिएगा। ठीक है, इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, और पाई 2px पाई 2py2 को बराबर लिखिएगा। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कितने हैं? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग है तो 2, सिग्मा 2s2 4, ये स्टार है, और पाई वाले 2 यहाँ बॉन्डिंग है 8। यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो 8 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? ये है एंटी बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग, 8 - 4/2, ये आ गया 2। यानी कार्बन का कितना आ गया? He2 का, He2 प्लस का आ गया 0.5, C2 का कितना आ गया? 2, C2 का आ गया 2। ठीक है बच्चों, फिर से आप चेक कर सकते हैं। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 6 12 जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बॉन्डिंग वाले कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 8 बॉन्डिंग, 4 एंटी बॉन्डिंग, 8 में से 4 गया 4/2 इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए किसका? O2 का। O2 माइनस दिया गया, O2 माइनस, चलिए अच्छी बात है। O2 का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 2 16, एक और ले लिया 17। ध्यान से समझिएगा, 8 और 8 16 हुए, और एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए 17। और देखिए O2 इधर आ गया इस साइड, यानी ये एक पूंछ जो है ये वाला नीचे आ जाता है ना, नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो O2 के लिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए O2 के लिए क्या होगा? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz, फिर ये हो गया पाई। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे नहीं भर जाएंगे। 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14। थोड़ा सा और ऑर्बिटल की जरूरत है, तो मैं इसको ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूं, और ऑर्बिटल की जरूरत है। ठीक है बच्चों, देखिए ये ऐसे होता है, ये हम लोग O2 का बना रहे हैं, O2 माइनस का। तो ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, और ये पाई 2px2, ये सिग्मा 2pz2, और ये पाई 2py2। ठीक है बच्चा, और कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 17। ये क्या है? पाई स्टार 2px2, और ये पाई स्टार 2py2, सॉरी 1। ठीक है ना, 17 है ना, तो 1 हो जाएगा इसमें 1 हो गया। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों। और एक बात और क्लियर कर दूं, x और y की एनर्जी बराबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहे y में लिखो चाहे x में लिखो। अगर y में 2 लिखते हो तो x में 1 होगा, x में 2 लिखते हो तो y में 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में आता है तो बात नोट करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये O2 माइनस 1 के लिए हो गया। O2 के पास 8 8 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस 1 है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। देखिए मैं जरा इसमें हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, ये सारे हैं क्या? बॉन्डिंग वाले। तो 1 2 3 4 5 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग देखिए, एंटी बॉन्डिंग का कलर चेंज कर देता हूं हाइलाइटर का। ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, एंटी बॉन्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। और पैरामैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू √n+2 से। म्यू इज इक्वल टू √n+2 से ये फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहां पे n जो है वो क्या है? वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको सही से लिख देता हूं, यहां पे ठीक से नहीं लग रहा था। तो म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2, जहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे आप निकाल सकते हो। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? O2-2 के लिए, O2-1 के लिए म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? √3 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक तो बहुत आसान है, इससे बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो जरा देखोगे कितना ये है, कितने एंटी बॉन्डिंग है? 2 4 8 एंटी बॉन्डिंग है। बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 13 में से 8 गया 2 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक ना, तो आप देख लीजिए कि 1 आधा है फिर 1 है, यानी अगर इसी सीक्वेंस से पता चल जाएगा, इसी सीक्वेंस से, ठीक है, इसी सीक्वेंस से मालूम चल जाएगा। सबसे छोटा हीलियम होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1 होगा, हीलियम के बाद O2 आएगा, क्योंकि O2 का कितना है? 1 है। O2-1 का 1 है, और C2 का 2 है, C2 का 2 है। तो यहां पर 2 बातें फंसेंगी। ये देखिए, ये भी वही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, और हीलियम फिर O2- फिर ये फॉलो कर रहा है। ठीक है ना बच्चे, इसमें फंसेगी बात, क्योंकि हीलियम फिर O2 जो हम लोग जो बच रहे थे, जो हम लोग हेट्रो एटॉमिक से बच रहे थे, उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। हेट्रो एटॉमिक से जो हम लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन फंस जाएगा। हीलियम 0.5 चलेगा, सबसे कम है। फिर O2-1 1 है, चलेगा। C2 कितना है? अब यहाँ पे C2 का 2 है, तो अगर देखा जाए तो क्रम में यही होना चाहिए था, ऑर्डर में बढ़ते हुए हीलियम, O2- और C2। तो दोनों में देखो ये क्रम वही फॉलो कर रहा है, लेकिन NO जो है बिगाड़ रहा है। NO का क्या होगा, कहां जाएगा, भगवान जाने। लेकिन ये और ऑर्डर को, जैसे C2 का O2 से कम नहीं होगा, तो ये तो फेल कर गया। ठीक है, C2 का यहाँ पे सबसे कम कर रहा है, ये भी फेल कर गया। ठीक है, हीलियम से तो कम तो होगा ही नहीं, इससे कम होगा नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। हीलियम का O2 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा, तो ये C ऑप्शन में भी है और D ऑप्शन में भी है। O2 का C2 से कम होगा, ये दोनों में ही है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन हो तो गया, लेकिन यहाँ पे फंस गया मामला 2 में। तो यहाँ पे मामला जब फंसा तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अब हमको हेट्रोएटॉमिक के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा किस तरह से हम उसको फॉलो करेंगे।
तो हेटेरोटॉमी के लिए बच्चों दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम फॉलो कर लें किसको, कार्बन वाले को, लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन वाले को वहां तक फॉलो कर लें, ठीक है, या तो हम लोग उससे फॉलो कर लें, आगे वाले को फॉलो कर लें। तो किसको फॉलो करना चाहिए ये हमको देखना होगा, किसको फॉलो करना चाहिए देखना होगा। तो एनओ जो है, एनओ जो है बच्चों उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। देखिए आप देखिए एन जो है और ओ, एन एकदम बॉर्डर पे है और ओ उसके बाद है, ठीक है। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा इसमें, किसमें, देखिए आइए एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन, एनओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन एन में और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। 8 और 7 कितने होते हैं बच्चे, 15 होते हैं, ठीक है। 8 7 15 के लिए बनाना पड़ेगा। देखिए चलिए आइए 15 के लिए, ओके। तो NO है, NO, मैं पेन चेंज कर लेता हूं कलर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये हो गया क्योंकि आपको यहां मजबूरी हो गई कि हमको NO पे काम करना ही है, NO पे काम करना ही है। NO, N के साथ 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके बच्चों, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, इसमें देखिए अगर इसमें भरते हैं 15 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया, ठीक है। और अगर इसमें भरते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन में दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है बच्चों। आप देखिए कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, है ना। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एकदम पास में है, क्लोज में है, और दोनों भरिए तो दोनों में एक ही जैसा। आप खुद देख लीजिए इसमें कितने कितने इसमें होंगे वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले। देखिए जरा, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग चेक कर लीजिए, एंटी बॉन्डिंग चेक कर लीजिए बच्चों, कलर बदल देता हूं उसका। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग यहां पे 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो एकदम क्लियर कंसेप्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, क्लियर कंसेप्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 - 5/2 दैट इज 2.5, 10 - 5 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 10 - 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। NO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। चलिए देखिए यहां पर NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5, C2 का 2 आ गया, O2 - 1 का कितना आ गया था 1 था, और NO का था 2.5। तो आंसर क्या है बच्चे, सबसे बड़ा है NO का, यानी ये होगा हमारा आंसर, दैट्स इट। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, तो करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच आपको बने रहने के लिए यहां पर, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन, सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। चलिए मैं कुछ टाइम देता हूं आपको, करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपका, मैं आपको हिंट दे सकता हूं इसमें, आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना आना चाहिए फटाफट, जिससे कि आप कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूं। BF3 के लिए बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों खा गया कौन? फ्लोरीन, तो लोन पेयर 0। ये बताता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। पक्का हो गया ये? चलिए ये हो गया हमारा BF3 के लिए। अब हम करते हैं BRF3 के लिए। बॉन्ड पेयर 3, क्योंकि सराउंडिंग एटम के बराबर होता है। लोन पेयर, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल? 7 होते हैं, 7। 1 2 3 ब्रोमीन, 3 4 5 6 7। और कितने लोग खा रहे हैं? 3 लोग खा रहे हैं, तो बचेंगे 2 पेयर बच जाएंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टोटल हो गया 5। 5 का मतलब sp3d, मतलब बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक जो अरेंजमेंट रहा होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहा होगा। लेकिन 2 लोन पेयर कहां आ जाएंगे? आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बताया हूं कि जो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी 5 वाला स्ट्रक्चर जब होता है, उसमें लोन पेयर जो होता है वो इक्वेटोरियल पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा BR सेंट्रल में होगा और FF यहां पे हो जाएंगे। FF ये होगा टी शेप्ड। चलिए अब ICl2 माइनस की बात करते हैं। बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है 2। लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर में हम I यानी हमारा सेंट्रल एटम है 7, इसके पास होते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और एक माइनस चार्ज है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां लगाना पड़ेगा। और इसके पास कितने हैं? ICl2 में 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना, खत्म कर लेंगे। बचेगा 3 पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 है और 3 लोन पेयर है। ये भी कॉम्बिनेशन क्या है? sp3d यानी 5 का कॉम्बिनेशन है। इसका जो अरेंजमेंट रहा होगा ओरिजिनल, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, अभी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन शेप बदलेगा क्योंकि लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर, तीनों लोन पेयर कहां आएंगे? आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे, जो कि मैं बार बार बताया हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और इसमें हमारे लोन पेयर आते हैं। तो ICl2 में I यहां सेंट्रल एटम होगा, यहां पे Cl, यहां पे Cl। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं, और ये होगा लीनियर, ये हो गया लीनियर। ठीक है, BeCl2 की बात करेंगे, BeCl2 की बात करेंगे। ठीक है, तो बेरिलियम, इसमें बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितने? बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही दोनों कौन खा गया? क्लोरीन खा गया। लोन पेयर 0। ये भी क्या हो गया बच्चा? ये इसका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 ही है, टोटल 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो लेकिन शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एक ही हो। तो हाइब्रिडाइजेशन sp है BeCl2 का, BeCl2 का हाइब्रिडेशन sp है, और ICl2 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या है? ICl2 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d है। यानी हाइब्रिडेशन दोनों का अलग अलग है, और दोनों का लेकिन शेप क्या है, यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? लीनियर, यानी एक ही जैसा है। ठीक है बच्चे, तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए BeCl3 अगर देखा जाए तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि BeCl3 में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 नहीं जुड़ पाएगा, ये गलत हो जाएगा। बेरिलियम ये गलत है, तो ये तो गलत, ये तो पेयर ही खत्म हो गया। और PCl3 और NCl3 दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप के हैं, और सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास भी 5 और फास्फोरस के पास 5। तो दोनों का ही क्या होता है? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिया अगर हमने, तो 1 2
3 4 5, तो 3 तो क्लोरीन इसको ले गया, ठीक है, क्लोरीन ले गया। यही हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर बच गए एक, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, फास्फोरस का भी यही। तो दोनों ही क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडेशन है, दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर भी यानी ज्योमेट्री भी सेम है, यानी शेप भी सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल दोनों का होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह का डिस्कशन आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद की बात नहीं है, समझ में आएगा और आपकी नॉलेज जो है इनहैंस होगी। हर क्वेश्चन के बारे में इस तरह का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम लोग क्विज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो इलैबोरेटेड रहेगी, तो आपको रिफ्लेक्शन आसानी से आएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, क्विज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसी पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ अटेंड किया और समझा, सीखा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड आर रिस्पेक्टिवली। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है बोरिक एसिड में। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट बता देता हूं। देखिए बोरॉन जो होता है सेंट्रल एटम है, मैंने बताया इसमें क्या बेसिक चीज होती है समझिएगा। हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। हाइड्रोजन, मैं इसको ये सेंटेंस लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली नहीं अटैच होता, हाइड्रोजन cannot be attached with the central atom directly until जब तक कि तो ऑक्सीजन एटम, जब तक कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, है ना, जब तक कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड्स, जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। अंटिल मतलब खत्म ना हो जाए, एंड, अंटिल द ऑक्सीजन एटम एंड्स, जब तक कि ऑक्सीजन एटम खत्म ना हो जाए। ऑक्सीजन एटम नहीं होंगे तब वो जुड़ेगा डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा, घबराओ नहीं आप लोग। ऑक्सीजन एटम एंड्स, जैसे H3PO2 फास्फोरस है, और H3PO2 में एक नियम है फास्फोरस के उनका, देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होना ही होना चाहिए। H3PO2 मतलब जो फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनके लिए। तो एक तो OH अटैच हो गया, अब यहाँ पे O खत्म हो गया, O खत्म हो गया तो क्या होगा बच्चे, H डायरेक्टली अटैच होगा। और वैसे भी करते अगर तुम गलत भी कर देते, मान लो गलत करते, O से H अटैच करते, यहां से भी O से H अटैच करते, तो 2 ही O थे ना, तो बाकी के एक H तो यहाँ पे आना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये एक्चुअली होता कैसे है कि नियम है, ये रूल है कि फास्फोरस का अगर ऑक्सी एसिड्स हैं तो डबल बॉन्ड O चाहिए ही चाहिए फास्फोरस को, और एक OH चाहिए, एक डबल बॉन्ड O, यानी ये मैंडेटरी है ये चीज, ठीक है। अब यहां पे कर रहे हैं H3PO3, तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑक्सीजन है और 3 H है, तो इजी है एकदम, साफ साफ दिख रहा है। तो ऑक्सीजन इधर भी, बोरान से ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन इधर बाउंड कर लिया हाइड्रोजन से, इधर ऑक्सीजन, इससे बोरान से और इधर हाइड्रोजन से, इधर बोरान से और इधर हाइड्रोजन से, तो ये हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा दे नीचे, यानी 2 लोन पेयर और होंगे, ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या हो गए, लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, साफ साफ दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास चार टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसका क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ पे भी है 2 और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गया 4, हो गया sp3। और क्या पूछ रहे हैं, ये बोरान का पूछ रहे हैं। तो बोरान देखिए 3 पेयर दिख रहे हैं इसके पास 4, तो बोरान का कितना हो गया, sp2, सीधी बात, sp2 एंड sp3, ये आंसर करेक्ट। तो मुझे आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने पसंद किया होगा। थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास सेम है। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैं स्किप करूंगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस। जैसे एस कैरेक्टर कम होता है वैसे क्या होगा। देखो बच्चे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है बच्चे, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूं लेकिन आगे आया दोबारा बता रहा हूं। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है बच्चे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है बच्चे, वो पेनिट्रेटिंग पावर की बात करता है। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है अगर, तो साइज छोटी होती आती है। ठीक है, या बॉन्ड लेंथ। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर किसी का ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद क्या चाहिए, सब तो बता दिया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब पेनिट्रेशन ज्यादा, न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा ज्यादा। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना न्यूक्लियस से क्लोज रहेगा, और क्लोज रहेगा तो बॉन्ड छोटी होगी, बॉन्ड छोटी होगी तो बॉन्ड तगड़ी होगी। जाहिर सी बात है, सीधी बात। तो अगर एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो बॉन्ड लंबी होगी। यानी ये अच्छा, बॉन्ड एंगल की बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब यहां पर एक बात समझना होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है और परसेंटेज एस कैरेक्टर का सेंट्रल ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर सेंट्रल एटम का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, है ना। बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बात बता दे रहा हूं बच्चों, अगर नोट कर लोगे तो बहुत ही तुम्हारे फायदे में रहेगा। और इसको नोट करके नोट्स बना लेना। और क्वेश्चन, ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूं ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम बोल रहा हूं, सराउंडिंग एटम का बढ़ाओगे ना, अगर सराउंडिंग एटम जो है उनका तुम बढ़ाओगे परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, या सेंट्रल एटम को घटाओगे तो बॉन्ड एंगल छोटी हो जाएगी। यानी जैसे NF3 और NH3 की बात करें, NHHH, यहां पे देखो सेंट्रल एटम का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और NF ऑफ FF, NF3 की बात करें, है ना, तो सेंट्रल एटम का बॉन्ड एंगल मान लो यहाँ पे X है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल Y है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है, ज्यादा है पहले, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। NH3 में N के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो X बॉन्ड एंगल जो होगी, X जो होगी वो ज्यादा होगी, किससे, Y से। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो कम रिपल्शन करेंगे, कम रिपल्शन करेंगे तो थोड़ा सा पास पास आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बच्चों देखिए ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं ये बातें बहुत गूढ़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे बहुत पेशेंस से इन चीजों को देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, बहुत उनको लाभ मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूर इसको समझिएगा और लिखिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि जो बातें मैं क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन तो एक जरिया है उन बातों को फिर से क्या करना, वापस लाने के लिए। पूरा क्वेश्चन एक जरिया है कि मैं इन बातों को बता रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ये क्या कर रहे हैं कि अगर एस कैरेक्टर, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का कम हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगी।
यस, आप देख रहे हैं परसेंटेज एस्केलेटर सेंट्रल एटम का अगर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यस, ये करेक्ट आंसर। द बॉन्ड, अगर किसी का एस्केलेटर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। यहां बता चुका हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज एस्केलेटर ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, ये गलत बात। अगर एस्केलेटर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये गलत बात है। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, यस करेक्ट है। अगर एस्केलेटर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये करेक्ट बात है। साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज, अगर परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ रहा है तो साइज ऑर्बिटल की छोटी होती जाएगी बच्चों, समझिएगा ध्यान से। अगर परसेंटेज ऑफ एस्केलेटर क्या हो रहा है, घट, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो घट रहा है ना, मैं दिमाग में कंफ्यूज हो गया था कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस्केलेटर क्या हो रहा है, घट रहा है। द एस्केलेटर ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज, डिक्रीज करेगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि बॉन्ड लेंथ साइज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस्केलेटर की। तो परसेंटेज एस्केलेटर अगर घट रहा है तो साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 का ऑप्शन ये है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया हूं मैं इसको आपको, और अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। परसेंटेज एस्केलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बताया अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चेक करनी हो तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस्केलेटर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो परसेंटेज एस्केलेटर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताता है। परसेंटेज एस्केलेटर अगर ज्यादा हो रहा है तो पेनिट्रेशन बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ाती है, यानी छोटा होता जाता है, ठीक है बच्चे, छोटा होता जाता है। परसेंटेज एस्केलेटर अगर बढ़ रहा है तो साइज क्या होती है बच्चे, छोटी होती जाती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज होते जाता है ना। परसेंटेज एस्केलेटर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि साइज छोटी हो रही है, साइज छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। परसेंटेज एस्केलेटर ऑफ सेंट्रल एटम, ये बड़ा शानदार बात थी। सेंट्रल एटम का अगर परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगी, बढ़ेगी बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर सराउंडिंग एटम का परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल घटेगी, क्योंकि सेंट्रल एटम का कम है और सराउंडिंग एटम का ज्यादा है, तो सराउंडिंग खींच लेगा अपनी तरफ। तो सेंट्रल एटम का ज्यादा होता है तो अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि रिपल्सन बढ़ती है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाती है। तो बहुत शानदार बात। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। आपको बार बार धन्यवाद देता हूं मैं कि आप जब क्वेश्चंस में मेरे साथ लगे रहते हैं और सीखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो फटाफट आप निकाल सकते हैं इसका, मैंने इसको आपको बताया था। O2 के लिए देखिए ये क्या है, दो तरह की चीजें हैं, O2 वाली, F2 वाली और H2 वाली। तो ये तीनों जो हैं ये इधर वाले आ गए, जो पूंछ नीचे खींचा होता है ना, 1 2 3 4 5, पूंछ नीचे खींच दो, 6 7 8 9 10, ये वाला। क्योंकि O2 लिथियम 2 से लेकर के N2 तक दूसरा था और O2 से लेकर के Ne2 तक दूसरा था, है ना बच्चे। तो ये वाला है हमारा, तो ये वाला इधर हीलियम, इधर हीलियम नहीं है, H2 है, H2-1 लाई कर रहा है, और इधर O2+2 O2-2 और F2-2 ये लाई कर रहे हैं इधर की ओर। तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए O2+2 है, तो O2 के पास 8 2 16 इलेक्ट्रॉन, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 16 में से 2 कम कर दो, ठीक है। ये स्टार है और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको, तो हमको सिर्फ ये चाहिए कि कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, यही हमको जानकारी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है तो हमको कोई अच्छा देखो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है तो हमको सिग्मा उग्मा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को नोटिफाई कर दो, है ना। ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बाकी सब बॉन्डिंग, ठीक है। और ये आपका एंटी बॉन्डिंग और भी बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए आप O2+2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 2 16, 16 में से 2 क्या 14, 14 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन भर गए इसमें, ठीक है ना। 14 भर के सारे पेयर्ड है, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, और ये डायमैग्नेटिक है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई हम लोग को। और देखिए इसमें कितने बॉन्डिंग वाले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग के हैं, और -4 जो है एंटी बॉन्डिंग के हैं, बाई 2 कर दोगे आ जाएगा कितना, 10 में से 4 गया 6 बटा 2 3, इसका बॉन्ड और आ गया 3 आ गया। तो फ्रैक्शनल पूछा है तो फ्रैक्शन तो नहीं होगा। O2-2 का पूछ देख लो,
O2 माइनस 2 में O2 में कितने 8 दोनों 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए इसमें, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ध्यान से मैंने अगल बगल दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है, इसमें कितने हो गए 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14 15 16 17 12 10 11 12 13 14 15 16 और 2 इलेक्ट्रॉन और 17 18। ये देखिए अगर सिर्फ O2 होता तो पैरामैग्नेटिक होता और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पैरामैग्नेटिक होता। आप देख रहे हैं कैसे होता, लेकिन O2 माइनस 2 है ये। और इसमें कितने हो गए बच्चों आपके 3 6 ये 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हो गए और 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग के, है ना। तो 10 में से 8 चला गया बटे 2 इज इक्वल टू 1, ये भी फ्रैक्शन नहीं आया। F2 देख लो, F2 भी उधर जाता है, F2 माइनस 2 है, यानी F2 में कितने होंगे F2 में 9 to the 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 20, यानी पूरा भर गया। पूरा भर गया तो कितना होगा जी बॉन्ड ऑर्डर, पूरा भर गया तो कितना बॉन्ड ऑर्डर 0 की 1। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, पूरा भर गया यानी 10 माइनस 10/2, यानी F2 माइनस 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब H2 माइनस का आता है, H2 माइनस का आता है, इसमें H में 2 इलेक्ट्रॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना बच्चे। तो क्या करोगे, ये आपका सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s यही है, तो 1 2 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पूछा है, आंसर डी इज द करेक्ट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कुछ ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो हमारा बच्चों ये क्वेश्चन का पूरा सिलसिला खत्म हो गया। और बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आपको मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर के नाम से संबोधित करता हूं। जो डॉक्टर के लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगता बच्चे। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स में आपको अभी से संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं साथ में मेरे, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत आप लोगों का आभार, आप लोगों को धन्यवाद कि आप साथ में रहते हैं। मैं आभार क्यों कह रहा हूं, देखो बच्चे, आपको अपना भला बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। टीचर के नाते मैं आपकी उस चीजों को देख पाता हूं और मैं समझ पाता हूं कि अगर आप मेरे साथ रहोगे ना और लगातार क्वेश्चंस करते रहोगे, क्विज में अटेम्प्ट करते रहोगे, तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखोगे। तो आप लगे रहिए लगातार, और मैं आपके साथ क्वेश्चंस कराता रहूंगा, एक एक क्वेश्चन की बाल की खाल निकालता रहूंगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो हम लोग एक जगह पढ़ ही रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्विज भी कर रहे हैं। इतना शानदार कॉम्बिनेशन बन चुका है बच्चे, तो बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चंस के जरिए हम लोग बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। मैं उस पर आपके स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में क्वेश्चंस का एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें हम लोग पोलिंग करेंगे। तो जरूर आइएगा उस पोलिंग में, वो आपके लिए कल स्टार्ट कराऊंगा मैं। आज एक्चुअली ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये कल आपको प्रीमियर करेंगे। जब भी प्रीमियर करेंगे तो मैं उसका वर्ड मैं नहीं बोल सकता हूं। कल प्रीमियर करेंगे तो आपको कल के लिए कल परसों हो जाएगा, तो मैं आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप केमिस्ट्री 101 पे आप हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब हम पोलिंग करेंगे, पोलिंग में हम लोग सीखेंगे, और क्विज कराऊंगा। क्विज मैंने करा दिया केमिकल बॉन्डिंग का बहुत अच्छे से, अब मैं पोलिंग कराने वाला हूं आपके स्पेशल क्लासेस में। तो जरूर मेरे साथ बने रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।